हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, आज आपके सामने अगेन एक साइंस सब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो लेकर आ चुका हूं और ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वन शॉट का आज हम लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें हम लोग 3 से 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू साइंस वन सब्जेक्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो कौन कौन से टॉपिक्स होंगे तो आपको मैं बता दूं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नॉर्मली लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, यानी फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इसको मैं बताऊंगा। फिर आपको मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब चीज एक्सप्लेन करूंगा। फिर राइट हैंड रूल आ जाएगा एंड उसके बाद इलेक्ट्रिक जनरेटर आ जाएगा। तो कुल मिला के ये 3 से 4 टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। छोटा ही वीडियो होगा, वन शॉट है लेकिन छोटा ही वीडियो है। आप लोग कंटिन्यूस देख लेना, आपको 4 टॉपिक बहुत बेहतरीन तरीके से आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारा रिवीजन वीडियो ऑफ वन शॉट। और ये किसके अंडर में आ जाता है, एंड गेम सीरीज जो हमने लॉन्च किया था दोस्तों, कि हम आपको आखिरी पड़ाव पे भी पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ताकि यार आपका कंसेप्चुअल नॉलेज आज भी क्लियर रहे और आज भी आप लोग बहुत अच्छे से मार्क्स जो है एग्जाम में अपने स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की शुरुआत करते हैं हम लोग हमारे आज के पहले टॉपिक से, जो कि है दोस्तों लेफ्ट हैंड रूल। तो ये जो लेफ्ट हैंड रूल है ये बेसिकली होता क्या है, ये हम लोग अगर बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि जो आपका लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है ना, ये जो लेफ्ट हैंड रूल है ये डिराइव किया गया था फ्लेमिंग्स द्वारा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या पड़ गया है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसका मतलब क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक्सप्लेन द कंसेप्ट फॉर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, या फिर कभी कभी सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हैंड रूल पूछा जाता है, फ्लेमिंग्स का नाम नहीं दिया रहता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको अपने हाथ को अरेंज कर देना है। ठीक है, मैं आपको यहां पे बताता हूं, समझ लो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, दिख रहा है आप सबको। तो लेफ्ट हैंड को हमें इस प्रकार से, दिख रहा है ये जो मेरा उंगली है ये आपको इस प्रकार से अरेंज कर रहा है, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। और ये जितने भी आपको चीजें दिख रही होगी ये सब में आप देख पा रहे हो एक 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेरा फिंगर है दिस इज नोन एज द मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड दिस इज थंब। ठीक है, तो ये जो मेरा ये जो फिंगर है इसके बीच में भी जो आप देख पा रहे हो ये 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, दिख रहा है आपको ये 90 डिग्री बना हुआ है, वैसे ही यहाँ पे भी 90 डिग्री बना है। तो यानी कि ये 3 डायमेंशनल हो गया, एक डायरेक्शन आपकी तरफ है, ये डायरेक्शन इस तरफ है, ये डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी कि 3 डायरेक्शनल ये चीज बना हुआ है। अब ये जो 3 डायरेक्शन जो चीजें बने हुई हैं इसमें जो थंब है आपका वो क्या बताता है दोस्तों, ये बताता है फोर्स। ये ऊपर का जो डायरेक्शन है ये क्या बताता है, फोर्स बताता है। जो फिर आपका इंडेक्स फिंगर है वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड का, ये वाला जो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। और जो आपका मिडल फिंगर है वो बताता है डायरेक्शन ऑफ द करंट। यानी कि अगर इसका हम डायग्राम बनाने की कोशिश करें, हाथ से तो मैंने बता दिया लेफ्ट हैंड रूल कैसा था, 3 फिंगर आपको दिखाना है, एग्जाम में भी उसी प्रकार आपको ड्रॉ करना है। लेकिन इसमें 3 डायरेक्शन बनेंगे, वो डायरेक्शन किस प्रकार से होंगे, तो लेट्स सपोज ये आपके 3 डायरेक्शन हो गए। ठीक है, तो ऊपर का जो डायरेक्शन था, जो थंब दिखा रहा था, ऊपर का डायरेक्शन कौन दिखा रहा है, थंब दिखा रहा है। और वो जो थंब जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो किस चीज का दिखा रहा है, इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर। थंब क्या बताता है, फोर्स बताता है कंडक्टर के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ कंडक्टर, ये चीज बताता है। ठीक है, फिर दूसरा जो था ये हमारा इंडेक्स फिंगर था। इंडेक्स मतलब क्या होता है, ये वाला उंगली, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड का। तो इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, ये हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार से तो आपको बस यही 3 चीज बताना है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट कि we have to arrange our left hand in such a manner the 3 finger gets mutually perpendicular to each other and each finger shows some direction, that is our thumb shows the direction of force on the conductor, our index finger shows the direction of the magnetic field and our middle finger, जो आपका middle finger होगा वो क्या बताएगा, it shows the direction of current। और इस चीज से हम लोग बता सकते हैं कि इस प्रकार से जो चीजें हैं वो हो रही है। और यही फंडे को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। बस यही चीज अगर आप लिख देते हो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है बेसिकली, तो आप इसको बड़े आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, वही अगर 3D रिप्रेजेंटेशन भी अगर आपको करना है तो इस प्रकार से आप 3D रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हो। ठीक है ना, ये 3 डायरेक्शन अलग अलग जो हम लोग 3D पैटर्न में दिखाते हैं इसको, तो ये 3 डायरेक्शन आप दिखा सकते हो। ये आपका हो जाएगा थंब का डायरेक्शन, यानी कि ये फोर्स ऑन द कंडक्टर बता सकता है, कंडक्टर पे कितना फोर्स लग रहा है ये आपको बताएगा। फिर एक हमारा जो एरो है इसको हम लोग पकड़ लेते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसका हम लोग पकड़ लेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, ये 3 डायरेक्शन आप याद रखते हो। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, साथ ही में ये डायग्राम, ये 3D रिप्रेजेंटेशन डायग्राम है मैग्नेटिक
फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का। ये भी दिखाओगे, थंब दिखा देना, अगर आपको अगर जमेगा थंब को ड्रॉ करना, थंब भी दिखा सकते हो, लेकिन इतना भी दिखा दोगे, इतना दिखा दोगे, और कुछ लाइन स्टेटमेंट में जैसा मैंने आपको बताया वो भी लिख दोगे, तो आपको मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, मोटर गाड़ी तो आपने देखा ही होगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रिक मोटर ये चीज ऐसी चीजें हैं जो हमेशा बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज होती है। ठीक है, ये हो गया, अब इसको मिटा देता हूं। चलो, पहला टॉपिक आज कंप्लीटेड। थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि हम रिवीजन करवा रहे हैं और आप लोग का एग्जाम नजदीक है, तो हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, फटाफट से हर चीजें आपको बता देंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, चलो यहाँ पे एक और चीज देखते हैं हम लोग जिसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर। अब इलेक्ट्रिक मोटर की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा कंसेप्ट है, इसको आप सबसे पहले अगर आपको कोई चीज इसका प्रिंसिपल अगर लिखना है या फिर इसका जो मेन फंडा लिखना है, इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। अब आप बोलोगे कैसे करता है, लेट्स सपोज एग्जांपल मैं अगर दूं तो इलेक्ट्रिक मोटर आपने देखा होगा बहुत सारे मशीन्स में, जैसे बेस्ट एग्जांपल है वॉशिंग मशीन, ठीक है ना, एग्जांपल वॉशिंग मशीन हो गया। एक और एग्जांपल बताता हूं जो हमेशा हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो कि है दोस्तों मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर आपने देखा ही दोस्तों आपके घर में, आप भी यूज करते होंगे। मम्मी ने बोला मसाला पीस के दे मेरे को, तो आप यूज करते हो ना मिक्सर ग्राइंडर। मेरी मम्मी तो हमेशा बोलती है यार बेटा ये वाला मसाला पीस के दे दो, ये कुछ पीस के दे देना है, सब्जी का कुछ जूस निकालना है तो उसमें पीस के दे दो। तो ये मिक्सर ग्राइंडर क्या होता है, इट वर्क्स, इट इज ए डिवाइस विच वर्क्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। हम बिजली से चलाते हैं, वायर सॉकेट में डाला, बटन चालू किया, मिक्सर घूमने लगता है, गोल 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 घूमने लगता है। तो उसमें एक्चुअली क्या लगा है, उसमें लगा हुआ एक मोटर, क्या लगा है, मोटर लगा हुआ है। और वो मोटर कैसे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल मोटर। तो उसमें फंडा क्या होता है कि व्हेनेवर वी स्विच ऑन दैट बटन, इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और उस मिक्सर ग्राइंडर के जो मोटर होते हैं उसमें पंप लगे होते हैं और कुछ सर्किट्स लगे होते हैं, वो सर्किट कंप्लीट होता है एंड कुछ सर्किट एंड साथ में मैग्नेट्स के वजह से उसमें क्या हो जाता है, रोटेशन क्रिएट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे प्रोड्यूस हो जाता है एक घूमने वाला चीज। और घूमने वाला चीज क्या है, मशीन है। दैट्स व्हाई हमें इलेक्ट्रिसिटी से क्या मिल गया, मैकेनिकल एनर्जी मिल गया, दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रिक मोटर। तो वॉशिंग मशीन में, मिक्सर ग्राइंडर में फैन जो होता है आपका, फैन पंखा, उसमें भी मोटर लगा होता है। ये सब बहुत सारे एग्जांपल है, एक्सेट्रा, देयर आर सो मेनी एग्जांपल, तो आप लिख सकते हो। अब इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल सा फंडा है। कभी कभी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट रहा है, हर साल पूछता है, ठीक है ना, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, मतलब कंस्ट्रक्शन अगर आपको ड्रॉ करना है तो कंस्ट्रक्शन में आपको डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका ही एटलीस्ट आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएगा, 1 से 1.5 मार्क्स। तो आपको क्या दिखाना है, जनरली आपको 2 मोटर दिखाने, सॉरी 2, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, मैग्नेट दिखा सकते हो। समझ लो ये आपका एक मैग्नेट है, दूसरा यहाँ पे आपका मैग्नेट है, एक नॉर्थ है और दूसरा क्या होगा दोस्तों, जो भी आपको नाम देना है, जो भी मतलब क्या कुछ भी नाम दे दोगे, क्या ईस्ट वेस्ट होता है क्या मैग्नेट में, नहीं होता है, तो नॉर्थ और साउथ ही होता है। तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप कुछ भी लिखोगे, ठीक है। नॉर्थ एंड साउथ देयर आर ओनली 2 मैग्नेट्स, मतलब 2 पोल होते हैं मैग्नेट्स के। तो समझ लो 2 मैग्नेट्स है। अब ये दोनों मैग्नेट्स के बीच में क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है, वायरिंग किया रहता है। एंड वायरिंग किस प्रकार से किया जाता है, जो आपके कॉपर वायर होते हैं वही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो समझ लो ये मैग्नेट है, अब ये मैग्नेट के बीच में क्या है, कॉइलिंग किया हुआ है। एंड ये कॉइलिंग कैसे किया हुआ है ये हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो लूप है वो मैं सबसे पहले आपको मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, लूप किस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना। ओके, लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग वन लूप हियर, ठीक है, ध्यान से देख लेना, ठीक है। मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं ये लूप फटाफट से ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, फिर आपको मैं चीजें बता दूंगा, ठीक है। और ये आपका बन रहा है यहाँ पे, दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक मोटर का सर्किट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक मोटर का सर्किट यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना एकदम अच्छे से, ये आपको इलेक्ट्रिक मोटर का सर्किट यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द स्प्लिट रिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट रिंग्स बोलते हैं। ये मैं आपको हर एक चीज बता दूंगा, टेंशन मत लेना कि किसको क्या बोलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग जो है अच्छे से समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से ये अरेंज किया रहता है। ओके, अब यहाँ से आपका क्या जाता है दोस्तों, यहाँ से आपका एक सर्किट जो है विद द हेल्प ऑफ सेल्स या फिर बैटरी जिसको बोल लो, इससे कनेक्टेड होता है, एक स्विच भी होता है और यहाँ से ये इधर पॉइंट से कनेक्टेड होता है। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द डायग्राम, ठीक है ना। मैंने बहुत रफली बनाया क्योंकि मेरे पास अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं एकदम प्रॉपर नीट एंड क्लीन बना पाऊं, लेकिन आप लोग स्केल पेंसिल का यूज करके बहुत बेहतरीन सुंदर तरीके से डायग्राम बना लेना, ठीक है। आपके एग्जाम में जैसा भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से, क्योंकि जितना अच्छा सुंदर डायग्राम बनाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट
पॉइंट्स है, जैसे कि यहाँ पे ए पॉइंट है, दिस इज बी पॉइंट, ठीक है ना, ये चीज आपको याद रखना है। ये नेमिंग अगर भूल जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये आपको याद रख लेना है, ABCD पॉइंट, ठीक है। साथ ही में दिस पॉइंट इज कॉल्ड ई पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एफ पॉइंट, ये आपको याद रखना है। इसको हम लोग के बोलते हैं, तो स्विच आपको पता ही है के बोलते हैं। ये आपका बैटरी होता है प्लस माइनस वाला, ठीक है ना, सेल बोल लो, बैटरी बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो आप, ठीक है। और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सल बोलते हैं। अब इसका वर्किंग मैं बताता हूं। ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया, ये अगर आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो इसको मैं बोलूंगा कंस्ट्रक्शन। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। तो आपको अगर लिखना भी रहेगा तो क्या लिखोगे कि इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेट्स एंड इन दिस between these two magnets a coil is arranged in such a manner that is connected to a axle and with the help of these split rings, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स होते हैं जिसमें कार्बन बुशेस भी लगे होते हैं, ठीक है ना। और ये जो मैग्नेट्स होते हैं जनरली हॉर्सशू मैग्नेट यूज किया जाता है जनरल तौर पे, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। हॉर्सशू मैग्नेट होता है तो नॉर्मली क्या होता है कि इसके अंदर एक रेक्टेंगुलर मतलब रेक्टेंगल शेप होता है ना, रेक्टेंगुलर शेप का एक लूप होता है, जो कि जनरली ये वायर किससे बनता है दोस्तों, कॉपर वायर से बनता है। मैंने ऑलरेडी ये चीज बता दिया आपको, क्योंकि कॉपर वायर हैज द हाईएस्ट कंडक्टिविटी वी कैन से, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली अच्छे से पास होता है। इसके लिए हमारे घर में जितने भी वायरिंग्स होते हैं ना, आपने देखा होगा ये सब कॉपर वायर से बनते हैं, काफी ज्यादा अच्छा रहता है ये वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही सर्किट जो है हमारा, देखिए जैसे कि दिख रहा है आपको, ये एक सर्किट से कंप्लीट है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा, मैं क्या बता रहा हूं दोस्तों, अब मैं बता रहा हूं वर्किंग। कंस्ट्रक्शन तो आप लिख लोगे, क्योंकि अगर आपको डायग्राम आता है, आपने डायग्राम बना लिया, ये आपको मैं एक फंडा बता रहा हूं कि कभी भी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग वाले क्वेश्चंस पूछते तो सिर्फ डायग्राम याद रखोगे तो कंस्ट्रक्शन हो गया आपका। बस उसको देख देख के लिखना है, जो चीज दिख रहा है उसको लिख दो कि ये चीज है इसमें, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। वर्किंग मतलब कैसे काम करता है, तो कैसे काम करता है कि व्हेनेवर द सर्किट इज गेट कंप्लीटेड, सर्किट कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सर्किट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे जो करंट होता है वो पास होता है ए से लेके बी, यानी कि इधर से पास हो रहा है, तो सबसे पहले जो डायरेक्शन है उसका जो करंट पास होने का वो दैट इज ए से लेके बी तक जो है वो पास हो रहा है। एंड उसके हिसाब से कार्बन जो बुशेस है वो ई और एफ जो है यहाँ पे कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको कार्बन बुशेस, ठीक है, स्प्लिट रिंग्स ये रहा, दिस इज द कार्बन बुशेस, यहाँ पे कार्बन बुशेस भी है, उसके थ्रू ई एंड एफ से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्मली एक तरीके से वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल यहाँ पे ट्रैवल करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से साउथ पोल ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे, तो जिसके वजह से क्या होगा कि जो हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है उसके हिसाब से अगर बात किया जाए तो हमारा जो ब्रांच ए बी होगा ये क्या करेगा, एक फोर्स को एक्सर्ट करेगा। ये जो ब्रांच ए बी होगा ये फोर्स को एक्सर्ट करेगा, क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड रूल क्या बोलता है कि हमारा ये जो डायरेक्शन था, दैट इज द मिडिल फिंगर डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन था। तो व्हेनेवर द करंट का डायरेक्शन इधर रहेगा तो आपका जो ये डायरेक्शन है, अभी तो ऊपर का डायरेक्शन है वो क्या रहेगा आपका, दैट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पे जो कंडक्टर है यानी कि जो वायर है आपका, ये क्या है, इस वक्त कंडक्टर है, क्योंकि वायर में से ही करंट पास हो रहा है। तो कंडक्टर कौन है इस वक्त, यहाँ पे वायर है। तो वायर में क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा, एंड वो फोर्स जब एक्सर्ट होगा उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड के हिसाब से, तो ए बी के ऊपर जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो ये जो ए बी जो ये पार्ट है, ये वाला जो पार्ट ए बी वाला पार्ट है, ये डाउनवर्ड पुश होगा, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, वो फोर्स उसको क्या करेगा, डाउनवर्ड लेके जाएगा। एंड सेम फंडा, जब ये डाउनवर्ड जाएगा तो ये जो पार्ट है, ये जो सीडी का पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट सीडी, ठीक है ना, ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या होगा दोस्तों, ये जो सीढ़ी का पार्ट है ये थोड़ा क्या करेगा, अपवर्ड जाएगा। तो ये डाउनवर्ड जा रहा है और ये वाला पार्ट जो है अपवर्ड जा रहा है, जिसके वजह से आप देखोगे तो ये डाउनवर्ड अगर जा रहा है, ये अपवर्ड जा रहा है, जिसके वजह से एक मोमेंट क्रिएट होगा, ये गोल गोल घूमने लगेगा। एंड इसका डायरेक्शन कैसा होगा, इस प्रकार का डायरेक्शन होगा। और ये डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आपको याद रखना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। ये तो आपको पता ही है, घड़ी का उल्टा, एक क्लॉकवाइज होता है जो घड़ी जैसा चलता है, और ये उल्टा घूम रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यानी कि इसका रोटेशन कैसा होगा, ऐसा हो रहा है। दैट इज कॉल्ड एज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये जो घूम रहा है, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, फिर एक समय के बाद यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग्स है ना, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे। एंड जैसे ये जो स्प्लिट रिंग्स है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक तरीके से जो करंट फ्लो हो रहा था अब वो डीसीबीए से फ्लो होगा, यानी कि पहले इस तरीके से फ्लो हो रहा था, अब यहाँ पे वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा, यानी डी से सी बी ए इस प्रकार से फ्लो करेगा। यानी कि हाफ रोटेशन के बाद जो आपका एक्सल होगा वो तो आपका एंटी क्लॉकवाइज में ही घूम रहा है, लेकिन जो करंट सप्लाई है वो क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। यानी कि हाफ रोटेशन के बाद करंट का जो सप्लाई है, जो करंट का सप्लाई है वो रिवर्स हो गया, लेकिन फिर भी जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है। और इन दिस मैनर हर हाफ रोटेशन में करंट चेंज होता रहता है, यानी रिवर्स होता रहता है, और उसके बाद जो आपका जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉलो होता रहता है। और इस प्रकार से जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है, सॉरी माफ करना, इलेक्ट्रिक मोटर है, ये कंटिन्यूअसली वर्क करता है। और इन दिस वे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये क्या हो रहा है, गोल गोल घूम रहा है, दैट इज
हमारा एक मैकेनिकल एनर्जी एक्सल से, और एक्सल से जो भी आप कनेक्ट कर लो, समझ लो एक्सल है, एक्सल के ऊपर आपने ब्लेड्स लगा दिया तो वो क्या बन गया, मिक्सर ग्राइंडर बन गया। पंखे को जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, पंखा बन गया। तो इस प्रकार से वो जनरेट होता है और इसी तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो काम करता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो यही था हमारा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। आपको कंस्ट्रक्शन में डायग्राम बता देना है, वर्किंग में कैसे काम करता है वो एक्सप्लेन कर देना, जो कि हमने आपको बता दिया। तो बस अच्छे से इसको लर्न कर लेना, प्रॉपर तरीके से इसको याद कर लो, और एग्जाम में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैंने आईएमपी क्वेश्चंस में भी दिया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्किंग मैंने देके रखा है दोस्तों, ठीक है ना। 5 स्टार रेटिंग है इसकी, तो प्लीज जाओ पढ़ लेना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक टॉपिक कंप्लीट यहाँ पे, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक मोटर। समझ में आ गया दोस्तों? अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के अलावा और भी क्या टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर, तो 2 टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया बेहतरीन तरीके से, ठीक है, कि किस प्रकार हमारा इलेक्ट्रिक मोटर काम करता है वो भी बता दिया, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल बता दिया। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ये कंफ्यूजिंग वाला रूल भी है। क्यों? क्योंकि इसका नाम अभी जो अगला टॉपिक में पढ़ाने जा रहा हूं, इसका नाम है दोस्तों फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। और इसके पहले भी ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 में, यानी जो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो रिवीजन वीडियो आपने देखा, उसमें भी एक राइट हैंड रूल पढ़ा था, ठीक है। तो वो जो राइट हैंड रूल है और ये जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, ये दोनों अलग अलग है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सिर्फ राइट हैंड रूल एक्सप्लेन करने पूछेगा तो आपको पहले वाला बता रहा है, जो हमने इसके पहले के लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। और अगर फ्लेमिंग्स के नाम से पूछा राइट हैंड रूल, तो अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो आपको लिखना है। तो चलो इसको मैं अभी मिटा देता हूं, अगर आप उसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं, समझ में आ गया? ओके, इसी प्रकार से डायग्राम बनाना है आपको। ओके, प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, जितना हो सके हाथ से अपने, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है बोर्ड पे, वैसे ही आपको अपने पेन से आपके एग्जाम में बनाना है दोस्तों, ठीक है ना। ये चीज समझ लो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ डायग्राम को देख के चले जाते हैं। डायग्राम को देखना नहीं होता है दोस्तों, हाथ से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना होता है। अगर आप हाथ से ड्रॉ की प्रैक्टिस करोगे तो ही तो आपको समझेगा ना कि मुझे इस प्रकार एग्जाम में बनाने हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ये हाथ से ड्रॉ करके प्रैक्टिस करने वाली चीजें हैं दोस्तों, ठीक है, जरूर से कर लेना, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ेंगे, अभी ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, मैं फटाफट से ही जाऊंगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज नोन एज द फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अगला टॉपिक का क्या नाम है? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। अब ये जो फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है, ये सेम लेफ्ट हैंड रूल जैसा ही है। जैसे आपने लेफ्ट हैंड को बताया था इस प्रकार से, ठीक है, कैसे बताया था, ये वाला यू, ठीक है ना, ऐसा बताया था 90 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर 3 फिंगर्स। वैसे ही आपका यहां पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट के बदले आपको लेना है राइट हाथ। ये दिख रहा है? तो मैंने आपका जो लेफ्ट पहले हम ले रहे थे, अब मैं ले रहा हूं इसको राइट हाथ। तो राइट हाथ में मैं लेने के बाद आपको ये तीनों फिंगर्स को, दैट इज थंब, ये आपका इंडेक्स फिंगर, दैट इज द मिडिल फिंगर, ये तीनों को इस प्रकार आपस में अरेंज करना है। दिख रहा है आपको? ठीक है, ये इस प्रकार से अरेंज करना है कि ये आपको कैसा दिखेगा, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर दिखेगा, जिसमें हर एक का एक अपना अपना डायरेक्शन है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन जो आपको बता रहा था, जो थंब है दोस्तों, वो थंब का जो डायरेक्शन है वो बताएगा मोशन ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर का मोशन किस प्रकार से हो रहा है, ये कौन बताएगा, थंब बताएगा, दैट इज अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन जो भी है, तो ये बताएगा मोशन ऑफ द कंडक्टर। फिर जो इंडेक्स फिंगर है दोस्तों, वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये मोशन ऑफ द कंडक्टर बता रहा है, ये बता रहा है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। एंड तीसरा जो है, ये मिडिल फिंगर जो आपको दिख रहा है, ये तीसरा क्या बता रहा है, दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, कि करंट कितना ज्यादा इंड्यूस उसके अंदर हो रहा है, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग 2 तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसको नॉर्मल तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो ये आपका राइट हैंड, जिसमें ये आपका राइट हैंड का हाथ है, समझ लो, तो ये डायरेक्शन थंब का है, ठीक है। तो ये थंब का डायरेक्शन क्या दिखाता है हमें, दैट इज द मोशन ऑफ द कंडक्टर। थंब क्या बताता है हमें, मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर बताएगा, ठीक है। अब ये जो डायरेक्शन है, ये बीच वाला कौन है, दैट इज मिडिल फिंगर, नहीं, मिडिल फिंगर ये है, ये आपका इंडेक्स फिंगर है, दिख रहा है आपको, ये समझ लो आपका हाथ है, दिख रहा है, ये जो मैंने बनाया है ना, ये समझ लो आपका हाथ है, इस प्रकार से बनाया हुआ है, ठीक है, दिख रहा है ये। तो ये जो है मिडिल फिंगर है, ये जो है आपका इंडेक्स फिंगर है, और ये आपका थंब है, समझ में आया, मैंने लिखा भी है, ठीक है ना, क्योंकि मैं हाथ का डायग्राम नहीं बना रहा, तो आपको अगर जमेगा तो आप यहां से हाथ दिखा सकते हो, अपना अंगूठा ऐसा, मिडिल फिंगर ऐसा ऐसा दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया थंब, जो कि मोशन ऑफ द कंडक्टर बताता है। फिर आपका जो है इंडेक्स फिंगर, ठीक है, वो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका क्या है, इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये बताता है। और ये तीसरा जो चीज है, इसको हम लोग बोलते हैं मिडिल फिंगर। तो मिडिल फिंगर क्या बताता है, वो बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। ये हो गया आपका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। तो यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, तो कैसा पूछेगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ऐसा पूछेगा।
एक्सप्लेन द फ्लेमिंग्स राइट हैंड फोर्स। तो ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि अगर सिर्फ पूछेगा राइट हैंड रूल तो वो आपको पहला वाला करना है, जो राइट हैंड रूल हमने इसके पहले के लेक्चर में आपको कराया हुआ है, वो अलग था राइट हैंड रूल। ये राइट हैंड रूल अलग है, ये फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है जिसमें आपके 3 उंगली आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? उसमें कैसा था, पहले वाले राइट हैंड रूल में कैसा था, अगर आपको याद दिलाऊं तो इस प्रकार सा था। ठीक है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का लाइन ऑफ फोर्स और ये आपका दैट इज डायरेक्शन ऑफ करंट था। ऐसे ही था ना, ये वाला ऐसा था ना पहला वाला राइट हैंड रूल। तो वो अलग है, ये फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल है जिसमें 3 उंगली आ जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया आपका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर आपको 3D में दिखाना है इसको, 3D में कैसे दिखाओगे, सेम वही चीज, 3 डायरेक्शन, एक ऐसा एक ऐसा ऐसा, आपस में तीनों अलग अलग डायरेक्शन। तो ऊपर वाला डायरेक्शन थंब का था, तो ये किसका डायरेक्शन है, दैट इज मोशन ऑफ कंडक्टर, ऐसा लिख सकते हो आप लोग, मोशन ऑफ कंडक्टर। ये वाला कौन सा डायरेक्शन है, इसको हम लोग दिखा सकते हैं दैट इज इंडेक्स फिंगर से। तो इंडेक्स फिंगर का क्या डायरेक्शन है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हो। और एक तीसरा जो था वो आपका क्या था, दैट इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। कौन सा, मिडिल फिंगर वाला। तो ये बताओगे आप, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अगर ये आपने डायग्राम बता दिया और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आपके मार्क्स मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड वी कॉल्ड एज द फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। सिंपल है कि नहीं दोस्तों, बहुत सिंपल है, बस आपको याद करने का टेक्निक नहीं पता था तो हमने बता दिया किस प्रकार से आपको लर्न कर लेना है। ये हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग एक और बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों एसी करंट एंड डीसी करंट। ये नॉर्मली एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं पूछ सकता है, लेकिन अगर पूछेगा तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पूछेगा तो मैं सिर्फ आपको डिफाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे याद रखना है। और अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा तो आपको डायग्राम भी ऐड कर देना है, बहुत सिंपल होता है। ठीक है, चलिए फटाफट से बता देते हैं हम लोग। चलो ये हो गया, इसको मैं रफ कर रहा हूं दोस्तों, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं क्योंकि आपको अभी मुझे अगला टॉपिक बताना है। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कर देना दोस्तों। देखो जो भी चीज मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, जस्ट इसके तुरंत बाद चले जाना। सीरियसली अगर आप पढ़ रहे हो तो इसके बाद तुरंत जाके ये जो टॉपिक्स आज हमने 4-5 टॉपिक्स जो पढ़े हैं इसको अच्छे से पढ़ लेना, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अल्टरनेट करंट एंड डायरेक्ट करंट। चलो देखो ध्यान से, अब एक चीज आपको मैं समझा दूं, अल्टरनेट करंट को ही हम लोग बोलते हैं एसी करंट, डायरेक्ट करंट को ही हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। एसी मतलब अल्टरनेट, तो अल्टरनेट मतलब क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होते हैं, इस प्रकार से करंट होता है। अल्टरनेटिव क्रस्ट एंड ट्रफ डेवलप होता है यहाँ पे। ठीक है, कभी ऊपर कभी नीचे। और आपके घर में जो होम सप्लाई आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ना 240 वोल्ट का सप्लाई है, ठीक है, 230 240 जो भी वोल्ट का हमारे घर में जो सप्लाई आता है वो एसी करंट का सप्लाई आता है। याद रखना, डायरेक्ट करंट नहीं आता है। डायरेक्ट करंट मतलब होता है जो जनरेटर्स में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करंट जो ट्रांसफॉर्मर्स में होते हैं, जो वायर्स के थ्रू आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्या होता है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, ये नॉर्मली सीधी लाइन होती है इस प्रकार से, नॉर्मली। ठीक है, ये सीधी लाइन होती है, दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो अगर आपको कोई पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरनेटिव करंट, डायरेक्ट करंट, तो ये आप बता सकते हो, डायग्राम बता के बता सकते हो। डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर कोई भी करंट ऑक्सीलेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीलेटरी मोशन उसमें हो रहा है या फिर ऑक्सीलेटरी करंट फ्लो हो रहा है एक ही डायरेक्शन के अंदर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट करंट बोलेंगे। यानी सेल टू सेल वो ट्रैवल कर रहा है ऑक्सीलेटरी पैटर्न में। ऑक्सीलेशन मतलब समझ में आता है ना, आपने पढ़ा होगा। तो ऑक्सीलेटरी करंट जो है वो फॉर्म हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सेल टू सेल जा रहा है, दैट वी कॉल एज द एसी करंट। एंड डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें नॉर्मली, ये क्या होता है कि इसमें नॉर्मली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है नॉर्मली क्या हो जाता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हाँ ओके, करेक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा था कि आपको कभी कभी ना एसी और डीसी के बीच में ना डिस्टिंग्विश पूछता है, ये मैं आपको बताना रह गया। ठीक है, मैं वही देख रहा था अभी। तो आपको ना एग्जाम में बाई चांस कभी डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछेगा ना, तो आपको ना डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से पूछ सकता है। 2 मार्क्स के लिए पूछता है, 4 पॉइंट लिखना होता है। तो डिफरेंस बिटवीन एसी करंट एंड डीसी करंट, तो आप डायग्राम भी बता सकते हो उसमें। तो सबसे पहले एसी करंट में अगर आप बता रहे हो ना, तो इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो है वो नॉर्मली क्या हो जाता है, चेंज होता है। लेकिन डीसी करंट में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, सीधा सीधा जा रहा है ना। इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होता है। तो आप बता सकते हो ऑक्सीलेटरी पैटर्न होता है, ठीक है, वो आप बता सकते हो। तो इस प्रकार से कुछ डिफरेंसेस है, वो आप पढ़ लेना बहुत अच्छी तरीके से, आपको समझ में आ जाएगा, याद कर लेना, क्योंकि बाई चांस ये आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 3 स्टार रेटिंग देता हूँ। भले डेफिनेशन ना पूछे लेकिन डिफरेंशिएट जरूर से पूछेगा, वही मैंने चेक किया। नॉर्मली प्रीवियस में भी नॉर्मली नहीं पूछा है एसी एंड डीसी का, तो लेकिन डिफरेंशिएट पूछ से जा सकते हैं। ये मेरा मुझे ऐसा लगता है मानना कि
कि अगर आएगा तो एसी एंड डीसी का डिफरेंशिएट आएगा, तो वो पढ़ लेना अच्छे से। 4 पॉइंट्स पढ़ लो, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारे इस चैप्टर का, जिसका नाम है दोस्तों इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर के चांसेस कम है पूछने के, मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर सबसे ज्यादा पूछता है, लेकिन फिर भी जनरेटर को पढ़ लेते हैं हम लोग और आपको समझा देते हैं किस प्रकार से जनरेटर भी वर्क करता है। ठीक है, सेम जैसे मोटर का फंडा था वैसे ही है, उसका उल्टा। ठीक है, चलो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर मतलब, कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, कौन बताएगा इलेक्ट्रिक जनरेटर का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो यार, इलेक्ट्रिक जनरेटर नाम से पता चलना चाहिए जनरेट कर रहा है, क्या क्या जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि कभी कभी हमारी बिजली कट हो जाती है, कंपनीज वगैरह में आपने देखा होगा, तो हम क्या लगाते हैं, डीजे लगाते हैं। ठीक है ना, देखा होगा ना, तो हम क्या लगाते हैं, जनरेटर लगाते हैं। और जनरेटर क्या करता है, जैसे ही हम उसको कनेक्ट करते हैं तो हमारे घर की लाइट वापस आ जाती है। क्यों, कैसे आ जाती है, बिकॉज उसके अंदर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता है। यानी कि जो पहले हमने इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ा, इलेक्ट्रिक मोटर में जो फंडा था वो क्या था कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा था दोस्तों, वो मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रहा था। ये उल्टा है, ये मशीन है, ये एक क्या है, मशीन है, जो कि क्या रहेगा उसके पास, मैकेनिकल एनर्जी रहेगा, और वो मैकेनिकल एनर्जी से क्या बना रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। और यही पूरा उसका फंडा है, समझ में आ गया। और ये फंडा आपको याद रखना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वर्किंग है, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है इसमें, जो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके लेना है, जो कि है दोस्तों इसका डायग्राम, क्योंकि डायग्राम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम अगर आपने बना लिया तो कंस्ट्रक्शन तो आपने बना लिया, समझ लो। क्योंकि नॉर्मली कोई भी एक्सप्लेनेशन 4 या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यही पूछेगा कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, या फिर राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। तो आपको पूरा बताना पड़ेगा कि उसके अंदर क्या क्या सामान है। तो सबसे पहले आप क्या बताओगे, उसका कंस्ट्रक्शन बताओगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा दोस्तों, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अगेन वी हैव टू यूज 2 मैग्नेट्स। समझ लो, ये आपके 2 मैग्नेट्स आपको लेने पड़ेंगे। 2 मैग्नेट्स कौन कौन से होंगे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये आपने 2 मैग्नेट्स ले लिया। अगेन यहाँ पे इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर, क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगुलर आपका लूप रहेगा। ठीक है ना, इसके अंदर भी एक क्या रहेगा, रेक्टेंगुलर लूप रहेगा। ठीक है, और वो भी किस प्रकार से कनेक्टेड रहेगा सर्किट से, ये मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे डायग्राम बना के। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान लगा के देखना है सबसे पहले कि किस प्रकार से ये जो चीजें हैं वो कनेक्टेड रहेंगी। थोड़ा सा इसका जो पैटर्न है वो अलग है बाकी से, यानी इलेक्ट्रिक जो मोटर आपने पढ़ा था इससे थोड़ा सा आपका ये जो चीजें हैं वो थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है नॉर्मली अगर हम बात करें। ठीक है, यहाँ पे ये इसके साथ कनेक्टेड है, बुश के साथ। ठीक है, अब ये जो पार्ट है वो यहाँ पे आगे स्प्लिट रिंग के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ये जो पार्ट है ये यहाँ पे कनेक्टेड है, एंड दूसरा जो पार्ट है वो यहाँ पे कनेक्टेड है। ये थोड़ा अलग है नॉर्मल तौर पे। ठीक है, यहाँ पे कनेक्टेड है और ये वाला इसके साथ यहाँ पे कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, मालूम है क्या, उसमें क्या था, सिर्फ एक ही स्प्लिट रिंग था, जो दोनों के दोनों जो वायर्स आ रहे थे वो एक ही को कनेक्टेड थे। लेकिन यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि ये जो वायर आ रहा है वो इसको यहाँ से कनेक्टेड है, ये वाले स्प्लिट रिंग्स को कनेक्टेड है यहाँ पे, और ये जो इधर से वायर आ रहा है वो यहाँ पे इसको ये वाले स्प्लिट रिंग्स के साथ कनेक्टेड है, यानी कि दोनों अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है। ये बेसिक डिफरेंस है। लोग गलती क्या करते हैं, दोनों डायग्राम सेम सेम दिखता है, इलेक्ट्रिक मोटर का इलेक्ट्रिक जनरेटर का, दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। ये गलती नहीं करना। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2 मैग्नेट्स बनाओगे, इस प्रकार से अरेंज करोगे। यहाँ पे भी जो सर्किट है इसका नाम आप दे सकते हो, दैट इज नोन एज द ABCD। यहाँ पे आप डायग्राम जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है जिसको ये क्या बोलेंगे, ये आपका रिंग 1 है तो R1 लिख सकते हो यहाँ पे, रिंग 1 मतलब R1। यहाँ पे जो बुश है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पहला बुश है इसको हम लोग बोलेंगे B1। उसी प्रकार से ये जो पार्ट है, ये जो बुश है आपका, दिस इज कॉल्ड एज द B2 यानी बुश 2। ये आपका रिंग दूसरा है, इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे R2। समझ में आ रहा है, तो इसमें रिंग भी है और बुश भी है, कार्बन बुश दिख रहा है आपको ये वाला। ठीक है, तो बुश भी है B1, ये बुश B2, ये रिंग 1, ये रिंग 2, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है ना B1 से, यहां से एक वायर निकल रहा है जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट आपका कंप्लीट करवाएगा, और यहां से, और ये जो वायर है वो यहां से निकलेगा। ठीक है ना, ये जो वायर है वो यहां से निकल के इसको यहाँ पे कनेक्ट करेगा। ठीक है, इसका नाम क्या था, B2। ठीक है, यहाँ पे आप एक स्विच दिखा दो, एक स्विच दिखा दो, ये बन गया आपका पूरा का पूरा डायग्राम। ठीक है, ये B2 आपका, ये पूरा का पूरा डायग्राम बन गया। अब इसमें क्या करना है, ये तो कंस्ट्रक्शन हो गया। तो समझ लो, आपको कोई पूछता है कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो आपने दिखा दिया, हाँ क्या बोलोगे, डायग्राम बना दिया। एक बार डायग्राम आपको आता है तो कोई चीज मतलब ये नहीं है, ये हो गया सेल, ये हो गया आपका स्विच, या ऐसा लिख के दिखा दो। ये आपका क्या है, एक्सल है,
ये आपने दिखा दिया, ये कार्बन बुशेस है, ये आपके स्प्लिट रिंग्स है, ये आपके कॉपर वायर है, ये आपको दिखाता है दो हार्शू मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन के पोल के, वो आपको दिखाते हैं। फिर आप क्या बोलेंगे कि हाँ इन दिस मशीन, ऐसा आप देखो इंग्लिश लिखना है और कुछ नहीं है। अगर आपको ये आता है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं रट्टा मार के चले जाते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आपको कंसेप्ट पता है कि हाँ ये मैंने डायग्राम बना दिया, दिमाग में मेरा डायग्राम था, मैंने डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब इसको देख के कंस्ट्रक्शन लिख दो, बोले क्या बोलोगे, देयर आर टू मैग्नेट्स, ठीक है, इन विच a rectangular loop made up of copper wire is arranged in such a manner with that axle is connected B1, यानी कि कार्बन बुशेस एक एक्सल से कनेक्टेड है एक साइड से, दूसरा B2 दूसरे साइड से कनेक्टेड है, उसके बीच में कार्बन बुशेस है, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सर्किट कनेक्टेड है, उसमें कॉइल है, सेल है, स्विच है, ऐसा बता दोगे, 4-5 लाइन लिख दिया, बन गया आपका कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गया। अब उसको वर्किंग कैसे बताओगे, तो वर्किंग कैसे हो रहा है ये हम लोग को समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो क्या कर रहा है, बिजली को प्रोड्यूस कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे लगाना है, जो लोग गलती करेंगे, वो है यहाँ पे सेल के जगह पे, यहाँ पे सेल है उसके जगह पे हम क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर। ये आप लोग में से कोई लोग पहचान नहीं पाएंगे, इसके लिए मैं रुका था, मैंने खुद जानबूझ के गलती की थी कि आपको मैं बता सकूं कि यहाँ पे सेल नहीं लगेगा। सेल कैसे लगेगा, वी आर प्रोड्यूसिंग द करंट ना, वी आर नॉट सप्लाइंग द करंट, वी आर प्रोड्यूसिंग द करंट। तो यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक मोटर का जो दिमाग में चीजें था उसको हटा के आप जनरेटर पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको सेल के जगह पे आप गैल्वेनोमीटर लिखना पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, दैट इज काउंट या फिर मेजरमेंट डिवाइस है करंट के लिए, ये हमने पढ़ा है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर के ऊपर अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, डोंट वरी, वो टॉपिक रिड्यूस किया गया है आपको, ठीक है। अब ये जो गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिया, अब यहाँ पे क्या होगा, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ले लेंगे कि गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है जस्ट टू मेजर द अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया कि हमारा यहाँ पे अप्लाई होगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर में क्या लग रहा था, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इलेक्ट्रिक मोटर में लग रहा था, वैसे यहां पे इलेक्ट्रिक जनरेटर में लगेगा दोस्तों फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल। एंड इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं, फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल है, इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा AB से लेके CD तक, यहाँ पे ये ब्रांचेस में, ठीक है, और सेम C से लेके D तक, यानी कि A से लेके B तक यहाँ गया करंट, C से लेके यहां तक आ रहा है, यानी कि जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसा फ्लो हो रहा है दोस्तों, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इस प्रकार से करंट जो है फ्लो हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन फ्रॉम द ABCD, यानी कि जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या है, ABCD है। इतना तो आपको समझ में आ गया कि करंट का डायरेक्शन क्या है, A से लेके B, B से लेके C, C से लेके D, इस प्रकार से जो है वो करंट का डायरेक्शन है। डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। तो ये जो एक्सटर्नल सर्किट जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि जो करंट फ्लो होगा वो B2 से फ्लो होगा, B2 से फ्लो होते होते यहां से आएगा, गैल्वेनोमीटर से पास करेगा और यहां से B1 तक जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है। तो यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा होगा, जो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा वो कैसे फ्लो हो रहा है, यहां से B2 से लेके B1 तक फ्लो हो रहा है, ये भी आपको समझ में आ रहा है। करंट फ्लोज फ्रॉम द B2 टू B1, इस प्रकार से फ्लो हो रहा है गैल्वेनोमीटर से पास होके। तो अगर हम लोग वन कॉइल जो लूप है उसके बिना पे हम लोग अगर बहुत सारे टर्न्स लगाते हैं तो यहाँ पे सेवरल टाइम जो है वो करंट जो है वो फ्लो होगा। एंड जैसे ही हाफ रोटेशन हो जाएगा तो जो ब्रांच AB जो था, ये जो ब्रांच AB था ये रोटेट कर जाएगा। एंड जैसे ही ब्रांच AB रोटेट कर जाएगा दोस्तों, तो ये AB के जगह पे CD आ जाएगा, CD के जगह पे AB हो जाएगा, क्योंकि ये जब रोटेट कर जाएगा, समझ लो कि जब रोटेट हो गया, अब ये रोटेट हो गया तो ये वाला पार्ट मेरा क्या था, देखो ये वाला पार्ट मेरा AB था, समझ में आ रहा है, ये वाला पार्ट मेरा AB है, ये वाला पार्ट CD है। तो ये पहले ऐसा था, लेकिन जैसे ये रोटेट हो गया तो रोटेट होने के बाद ये AB इधर आ गया, CD इधर आ गया, यानी AB विल टेक प्लेस द प्लेस ऑफ CD एंड CD विल टेक प्लेस ऑफ AB। ये दोनों आपस में एक दूसरे का जगह ले लेंगे। एंड जैसे ही वो एक दूसरे का जगह ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाफ रोटेशन हो जाएगा। एंड जिसके वजह से जो करंट का डायरेक्शन जो था अब चेंज हो जाएगा। पहले करंट का डायरेक्शन क्या था, ABCD था, अब वो चेंज होकर क्या हो जाएगा, उल्टा, दैट इज DBCA हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगा, सॉरी DCBA, माफ करना, सॉरी DCBA हो जाएगा। DCBA पहले ABCD से हो रहा था, अब ये रिवर्स हो गया ना, तो अब ये DCBA हो जाएगा। एंड जैसे DCBA हो जाएगा तो जो ब्रांच BA है, जो ब्रांच BA है यानी AB जो है वो हमेशा से तो B1 से ही कनेक्टेड था, और जो ब्रांच CD है वो हमेशा से ही B2 से ही कनेक्टेड था। तो भले ही वो चेंज हो गया, लेकिन दोनों आपस में जिससे कनेक्टेड थे वो उसी से कनेक्टेड ही रहेंगे, क्योंकि ये दोनों के जो स्प्लिट रिंग्स है ये दोनों के अलग अलग है। तो ये जो आपका ब्रांच जो था वो घूमा, उसके वजह से क्या चेंजेस हुआ, कुछ चेंजेस नहीं हुआ, बस उसके वजह से आपका करंट का डायरेक्शन चेंज होने लगा। एंड इसी प्रकार से हर हाफ रोटेशन के बाद जो है वो क्या हो जाएगा, अपोजिट तरीके से करंट फ्लो होगा। यानी कि पहले हाफ रोटेशन में ABCD से करंट फ्लो हो रहा है, फिर अगले हाफ रोटेशन से
सी बी ए से करंट फ्लो हो रहा है एंड इन दिस तरीके से ये हर तरीके से क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब पहले आपका इस तरीके से करंट फ्लो हुआ, फिर इस तरीके से, यानी कि एक अल्टरनेट साइकिल में करंट फ्लो हो रहा है हर हाफ रोटेशन में। और इसीलिए वो जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो क्या रहेगा, एक एसी करंट होगा। और इसीलिए इस जनरेटर को हम लोग क्या बोलेंगे, एसी जनरेटर, क्योंकि यहां पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो एक एसी करंट प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस जनरेटर इज कॉल्ड एज द एसी जनरेटर। ठीक है, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट करंट चाहिए तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे मशीन्स आते हैं, कन्वर्टर्स आते हैं, ठीक है, उससे हम लोग एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डीसी से एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी अदर डिवाइसेस। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जरूर से आपको कंस्ट्रक्शन डायग्राम अगर पता है, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, वर्किंग पता है, बस कुछ चीजें जो मैंने बताई ये आपको याद रखना है। अदरवाइज बाकी चीजें दिमाग में रख लो, लिख के आ जाओ, आपको 5 में से 4 तो डेफिनेटली मिल जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर। और अच्छे से डायग्राम बनाओगे, अच्छे से लिखोगे, याद किया हुआ लिखोगे, अच्छे से 4.5-5 मार्क्स तो कोई भी देके जाएगा। ठीक है, बस दोस्तों फिर यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आज एक्सप्लेन कर दिया है, जो साइंस 1 इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जो कि था लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, एसी जनरेटर, राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल और साथ ही में इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये सभी टॉपिक्स बहुत बेहतरीन तरीके से हमने एक्सप्लेन कर दिया है और उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूं। जल्द आपके लिए वन शॉट एंड गेम सीरीज का वीडियो और भी लाते रहेंगे, कंटिन्यूअसली लेकर आते रहेंगे। मैथ्स का वन शॉट कंप्लीट है, जाके देख लो, रिवाइज कर लो, जितना भी टॉपिक्स हमने पूरा पढ़ाया हुआ है आपको बहुत हेल्पफुल होगा। और भी कई सारे एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करवाने वाले और कई सारे टॉपिक्स हम लेकर आने वाले, लेकिन आप लोग हमारे साथ बने रहना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहना, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। लेकिन क्या आप लोग हमारा साथ देने के लिए तैयार है? तो प्लीज हमारा साथ देते रहो। आपके लिए कंटेंट की कमी हम नहीं होने देंगे। बस अच्छे तरीके से आप हमारे वीडियोस देखो और पढ़ाई कंटिन्यूस करते रहना। डेफिनेटली 90% सोचा रहेगा, 95% आएंगे दोस्तों, इतना यकीन के साथ बोल सकता हूं। ठीक है, तो आज का वीडियो इसी के साथ समाप्त करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें प्लीज कमेंट करके बताना, अपनी राय और सजेशन हमें जरूर से देना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। बताओ कि कितना बेहतरीन लेक्चर था, हमने कितना कंसेप्चुअल नॉलेज आज हमने सीखा है। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।